जीवों में श्वसन। बूझो अपने दादी दादा से मिलने के लिए उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा था, जो 1 साल के बाद शहर आ रहे थे। वह शीघ्र से शीघ्र बस स्टॉप पहुंचना चाहता था ताकि उनका स्वागत कर सके, इसलिए वह भागता हुआ गया और कुछ ही मिनट में बस स्टॉप पहुंच गया। उसकी सांस तेजी से चल रही थी कि उसकी दादी ने उससे पूछा कि वह हाँफ क्यों रहा है। बूझो ने बताया कि वह घर से दौड़ता हुआ आया है। उसे आश्चर्य हुआ कि दौड़ने के बाद वह सांस तेजी से क्यों लेने लगता है। यह प्रश्न उसके मस्तिष्क में घूमता रहा। बूझो के प्रश्न का उत्तर जानने से पहले यह समझना आवश्यक है कि हम सांस क्यों लेते हैं। सांस लेना श्वसन प्रक्रम का एक चरण है। आइए हम सांस श्वसन के बारे में पढ़ें। हम श्वसन क्यों करते हैं। अध्याय 2 में आपने पढ़ा था कि सभी जीव सूक्ष्म इकाइयों के बने होते हैं, जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं। कोशिका जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। जीव के प्रत्येक कोशिका पोषण, परिवहन, उत्सर्जन और जनन जैसे कुछ कार्यों को संपादित करने में कुछ न कुछ भूमिका निभाती है। इन कार्यों को करने के लिए कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि हमें खाना खाते, सोते अथवा पढ़ते समय भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन यह ऊर्जा आती कहाँ से है? क्या आप बता सकते हैं कि आपके माता पिता आपसे नियमित रूप से भोजन करने के लिए आग्रह क्यों करते हैं? भोजन में संचित ऊर्जा के समय निर्मुक्त होती है, अतः सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यकता होती है। श्वसन के प्रक्रम में हम पहले सांस द्वारा वायु को शरीर के अंदर ले जाते हैं। आप जानते हैं कि वायु में ऑक्सीजन होती है, फिर हम सांस छोड़ते हुए वायु को शरीर से बाहर निकालते हैं। इस वायु में सांस द्वारा अंदर ली गई वायु की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, अर्थात यह कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध होती है। हम जिस वायु में सांस द्वारा अंदर लेते हैं उसमें उपस्थित ऑक्सीजन शरीर के सभी भागों में और अंततः प्रत्येक कोशिका में ले जाई जाती है। कोशिकाओं में यह ऑक्सीजन भोजन के विखंडन में सहायता करती है। कोशिका में भोजन के विखंडन के प्रक्रम में ऊर्जा मुक्त होती है, इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। सभी जीवों की कोशिकाओं में कोशिकीय श्वसन होता है। कोशिका के अंदर भोजन ग्लूकोज ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। जब ग्लूकोज को विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो यह वायवीय श्वसन कहलाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी भोजन विखंडित हो सकता है। यह प्रक्रम अवायवीय श्वसन कहलाता है। भोजन के विखंडन से ऊर्जा निर्मुक्त होती है। ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा। संभवतः आपको मालूम होगा कि ईस्ट जैसे अनेक जीव वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं। ऐसे जीव अवायवीय श्वसन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इन्हें अवायवीय जीव कहते हैं। ऑक्सीजन ईस्ट एक कोशिकीय जीव है। ईस्ट अवायवीय रूप से श्वसन करते हैं और इस प्रक्रिया के समय अल्कोहल निर्मित करते हैं, अतः इनका उपयोग शराब, वाइन और बियर बनाने के लिए किया जाता है। की अनुपस्थिति में ग्लूकोज अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडित हो जाता है, जैसा कि निम्न समीकरण द्वारा दिखाया गया है। ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा देता है। हमारी पेशी कोशिकाएं भी अवायवीय रूप से श्वसन कर सकती हैं, लेकिन ये ऐसा थोड़े समय तक ही कर सकती हैं। वास्तव में यह प्रक्रम उस समय होता है जब ऑक्सीजन की अस्थायी रूप से कमी हो जाती है। बहुत देर तक व्यायाम करने, तेजी से दौड़ने, कई घंटे टहलने, साइकिल चलाने अथवा भारी वजन उठाने जैसे अनेक कार्यों के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। चित्र 10.1। लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हमारे शरीर को ऑक्सीजन की ये दौड़ लगाते व्यायाम करते समय हमारे शरीर की कुछ पेशियां अवायवीय रूप से श्वसन कर सकती हैं। हमारे आपूर्ति सीमित होती है। ऐसी स्थितियों में पेशी कोशिकाएं अवायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा की अतिरिक्त मांगों को पूरा करती है। ग्लूकोज पेशी में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा
क्या आपने कभी सोचा है कि अत्यधिक व्यायाम करने के बाद आपकी पेशियों में ऐंठन क्यों होती है? ऐंठन तब होती है जब पेशियां अवायवीय रूप से शोषण करती हैं। इस प्रक्रम में ग्लूकोज के आंशिक विखंडन से लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। लैक्टिक अम्ल का संचयन पेशियों में ऐंठन उत्पन्न करता है। गर्म पानी से स्नान करने अथवा शरीर की मालिश करवाने पर हमें ऐंठन से आराम मिलता है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं ऐसा क्यों होता है? गर्म जल से स्नान अथवा की मालिश करने से रक्त का संचरण बढ़ जाता है। इसके परिणाम स्वरूप पेशी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है और ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाने से लैक्टिक अम्ल का कार्बन डाइऑक्साइड और जल में पूर्णतः विखंडन हो जाता है। श्वसन क्रियाकलाप 10.1 इस क्रियाकलाप को अपने शिक्षक शिक्षिका की उपस्थिति में करें। ये चेतावनी आपको दी जाती है। अपने नाखूनों और मुखों को कसकर बंद कर लीजिए और घड़ी की ओर देखिए। आप कितनी देर तक दोनों को बंद रख पाए? कुछ समय बाद आपने क्या महसूस किया? आप उस समय को नोट कीजिए जब तक आप अपनी सांस को रोक के रख सकते हैं। चित्र 10.2 में दिखाया गया है। सांस को रोकना। बूझो ने नोट किया कि जब कुछ देर तक सांस रोके रखने के बाद उसने सांस छोड़ी तो उसे तेज सांस लेनी पड़ी। क्या आप उसे बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? अतः अब आप यह जान गए होंगे कि आप बिना सांस लिए अधिक देर तक जीवित नहीं रह सकते। श्वसन या सांस लेने का अर्थ है ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को अंदर खींचना या ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना। ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना अंतः श्वसन और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना उच्छ्वसन कहलाता है। यह एक सतत प्रक्रम है जो प्रत्येक जीवों के जीवन में हर समय अर्थात जीवन पर्यंत होता रहता है। कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है वह उसकी श्वसन दर कहलाती है। अतः श्वसन और उच्छ्वसन दोनों साथ साथ होते रहते हैं। एक श्वसन अथवा सांस का अर्थ एक अंतः श्वसन और एक उच्छ्वसन। क्या आप अपनी श्वसन दर कर सकते हैं? पता लगाना चाहेंगे? क्या आप यह जानना चाहेंगे कि श्वसन दर स्थिर होती है अथवा यह शरीर की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित होती रहती है? आइए हम इसका पता लगाने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप 10.2 सामान्यतः हम यह आभास ही नहीं होता कि हम श्वसन कर रहे हैं। हालांकि यदि आप कोशिश करें तो आप श्वसन दर की गणना कर सकते हैं। इसे ज्ञात करने के लिए आप विश्राम की स्थिति में बैठकर सांस लीजिए और छोड़िए। पता लगाइए कि आप 1 मिनट में कितनी बार सांस अंदर लेते हैं और कितनी बार बाहर निकालते हैं। क्या आप उतनी ही बार अंतः श्वसन करते हैं जितनी बार उच्छ्वसन करते हैं? अब तेज चलने और दौड़ने के बाद अपनी श्वसन दर श्वसन संख्या पर मिनट की गणना कीजिए। अपनी श्वसन दर को दौड़ना बंद करने के तुरंत बाद और फिर पूर्णतः विश्राम कर लेने के बाद ज्ञात कीजिए। अपने निष्कर्षों को सारणी 10.1 में लिखिए और विभिन्न स्थितियों में अपनी श्वसन दर की तुलना अपने सहपाठियों की श्वसन दर से कीजिए। उपर्युक्त क्रियाकलापों से आपने यह अनुभव किया होगा कि जब किसी व्यक्ति को अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो वह तेजी से शोषण करने लगती है। इसके परिणाम स्वरूप हमारी कोशिकाएं। कोई वयस्क व्यक्ति विश्राम की अवस्था में 1 मिनट में औसतन 15 से 18 बार सांस अंदर लेता है और बाहर निकालता है। अत्यधिक व्यायाम करने में श्वसन दर 25 बार प्रति मिनट तक बढ़ सकती है। जब हम व्यायाम करते हैं तो हम न केवल तेजी से सांस लेते हैं बल्कि हम गहरी सांस भी लेते हैं और इस प्रकार अधिक ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। सारणी 10.1 विभिन्न परिस्थितियों में श्वसन दर में परिवर्तन। सहपाठी का नाम। सामान्य अवस्था में श्वसन दर 10 मिनट तक तेज चलने के उपरांत 100 मीटर दौड़ने के बाद विश्राम अवस्था में स्वयं करके नोट कर सकते हैं। को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। यह भोजन के विखंडन की दर को बढ़ा देती है जिससे अधिक ऊर्जा निर्मुक्त होती है। क्या इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि शारीरिक क्रियाकलाप के बाद हमें भूख क्यों लगती है?
पहेली जानना चाहती है कि जब हमें नींद आती है या झप्पी आती है तो हम जम्हाई क्यों लेते हैं। अब आप उम्मीदें होते हैं तो क्या आपकी श्वसन दर कम हो जाती है, क्या आपके शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन मिल पाती है। क्रियाकलाप 10.3 किसी व्यक्ति द्वारा सामान्य दिन में किए जाने वाले विभिन्न क्रियाकलापों पर विचार कीजिए। क्या आप बता सकते हैं कि किस क्रियाकलाप में श्वसन दर सबसे कम और किसमें सबसे अधिक होगी। अपने अनुभव के आधार पर चित्र 10.3 में दिए गए क्रियाकलापों को श्वसन की बढ़ती दर के क्रम में संख्या द्वारा व्यक्त कीजिए। संख्या द्वारा व्यक्त करने के लिए ये अलग अलग कंडीशन दिखाई, सोते समय, बर्तन धोते समय, चलते समय, सीढ़ी पर चढ़ते। विभिन्न दैनिक क्रियाकलापों में श्वसन की दर भिन्न होती है। हम श्वास कैसे लेते हैं, आइए अब हम श्वसन की क्रियाविधि जाने। सामान्यतः हम अपने नथुनों यानी नासा द्वारा से वायु अंदर लेते हैं। जब हम वायु को अंतः श्वसन द्वारा अंदर लेते हैं तो यह हमारे नथुनों यानी नाक से नासा गुहा में चली जाती है। नासा गुहा से वायु श्वसन नली से होकर हमारे फेफड़ों फुफ्फुस में जाती है। फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। ये इनिशियली नासा गुहा, मुख्य गुहा, तब ग्रासनी, श्वसन नली, फेफड़े, ये फेफड़े, पसलियां और डायाफ्राम मानव श्वसन तंत्र होते हैं। चित्र 10.4 वक्ष गुहा पार्श्व में पसलियों से घिरी होती है। एक बड़ी पेशी परत जो डायाफ्राम मध्य पट कहलाती है वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है। चित्र 10.4 श्वसन में डायाफ्राम और पसलियों से बने पिंजर की गति सम्मिलित होती है। अंतः श्वसन के समय पसलियां ऊपर और बाहर की ओर गति करती है और डायाफ्राम नीचे की ओर गति करता है। यह गति हमारी वक्ष गुहा के आयतन को बढ़ा देती है और वायु फेफड़े में आ जाती है। फेफड़े वायु से भर जाती है। उच्छ्वासन के समय पसलियां नीचे और अंदर की ओर आ जाती हैं, जबकि डायाफ्राम ऊपर की ओर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। इससे वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है। इसी कारण वायु फेफड़ों से बाहर धकेल दी। हमारे आसपास की वायु में अनेक प्रकार के वांछनीय कण जैसे धूम्र, धूल, परागकण आदि होते हैं। जब हम अंतः श्वसन करते हैं तो ये कण हमारी नासा गुहा में उपस्थित रोमों में फंस जाते हैं। यद्यपि कभी कभी ऐसे कण नासा गुहा के पार चले जाते हैं, तब ये गुहा को कोमल परत को उत्तेजित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमें छींक आती है। छींकने से अवांछित कण वायु के साथ बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार केवल स्वच्छ वायु ही हमारे शरीर में प्रवेश कर पाती है। सावधानी बरतें, जब आप छींकते हैं तो अपनी नाक को ढक लें, जिससे आपके द्वारा बाहर निकाले गए कणों को अन्य व्यक्तियों द्वारा अंतः श्वसन के समय ग्रहण न कर लिया जाए। वायुयां बाहर की ओर गति करती हैं, डायाफ्राम नीचे की ओर गति करता है। इसमें वायु बाहर की ओर धकेल दी जाती है, पसलियां अंदर की ओर गति करती है, डायाफ्राम पूर्व स्थिति में आ जाती है। ये अंतःवासन, ये उच्चवासन मानव शरीर में श्वसन की क्रियाविधि की जाती है। चित्र 10.5 अपने शरीर में हम इन गतियों को आसानी से अनुभव कर सकते हैं। एक गहरी सांस लीजिए, अपनी हथेली को उदर पर रखिए और उदर की गति का अनुभव कीजिए। क्या आप पाते हैं? धूम्रपान फेफड़ों को क्षति पहुंचाता है। धूम्रपान कैंसर से भी संबंध है। इससे अवश्य बचना चाहिए। यह जान लेने के बाद कि श्वसन के दौरान वक्ष गुहा के अमाप में परिवर्तन होते हैं। बच्चे सीना वक्ष फुलाने की स्पर्धा में व्यस्त हो गए। प्रत्येक यह दावा कर रहा था कि वह सीने का सबसे अधिक फुला सकती है। क्यों न आप भी इस क्रियाकलाप को कक्षा में अपनी सहपाठी के साथ करें। क्रियाकलाप 10.4 एक गहरी सांस लीजिए। किसी मापन फीते से वक्ष का माप लीजिए। इस माप को सारणी 10.2 में नोट कीजिए। पुनः विस्तारित होने पर वक्ष का माप लीजिए। 10.6 बताइए कि किस प्रकार सहपाठी के अधिकतम विस्तारित
विस्तार दिखाया है। हम श्वसन की क्रियाविधि को एक सरल प्रतिरूप मॉडल के द्वारा समझ सकते हैं। वक्ष के अमाप पर श्वसन का प्रभाव। सहपाठी का नाम और वक्ष का अमाप सेंटीमीटर में अंतर, श्वसन के समय व उच्छ्वासन के समय अमाप में अंतर। ये वक्ष का अमाप सेंटीमीटर में ले सकते हैं। बुझो जानना चाहता है कि कोई व्यक्ति अपने फेफड़ों में कितनी वायु भर सकता है। क्रियाकलाप 10.5। प्लास्टिक की चौड़े मुंह वाले एक बोतल लीजिए, इसके पेंदों को काटकर अलग कर दीजिए। वाई के आकार की कांच अथवा प्लास्टिक की एक नली लीजिए। बोतल के ढक्कन में एक ऐसे छिद्र कीजिए जिससे यह नली आसानी से निकल जाए। नली के शाखित सिरे पर 2 गुब्बारे बिना फूले हुए लगा दीजिए। नली को चित्र 10.7 के अनुसार बोतल में लगा दीजिए। अब बोतल का ढक्कन लगा दीजिए तथा उसे इस प्रकार सील बंद कर दीजिए कि वह वायु रुद्ध हो जाए। बोतल के खुले पेंदों पर रबड़ अथवा प्लास्टिक इस मॉडल में गुब्बारे किसी अंग को प्रदर्शित करते हैं। ये रबड़ की परत किस प्रदर्शित करती है। अब श्वसन की क्रियाविधि को समझने में समर्थ होंगे। ये प्लास्टिक के लिए हम उच्छ्वासन में बाहर क्या निकालते हैं। क्रियाकलाप। कोई पतली स्वच्छ परखनली लीजिए जिसमें कार्क लगा हो। यदि परखनली उपलब्ध न हो तो आप कांच। बेहतर जीवन के लिए श्वसन। बेहतर जीवन के लिए श्वास। नियमित प्रागत श्वसन व्यायाम प्राणायाम से हमारे फेफड़ों में वायु को अंदर लेने की क्षमता को बढ़ाता है। इस प्रकार हमारे शरीर को कोशिकाओं को ज्यादा ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है, जिसके फलस्वरूप अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये एक्स्ट्रा चूने का पानी उच्छ्वास वायु का चूने के पानी पर प्रभाव। या प्लास्टिक की बोतल ले सकते हैं। परखनली में थोड़ा सा ताजा बना चूने का पानी डालिए। प्लास्टिक की एक एक्स्ट्रा नली को परखनली में इस प्रकार डालिए कि वह चूने के पानी में डूब जाए। अब एक्स्ट्रा के द्वारा धीरे धीरे चूने के पानी को फूंक मारिए। चित्र 10.8। क्या चूने के पानी में कोई परिवर्तन होता दिखाई देता है। क्या आप इस अध्याय 6 में किए गए अध्ययन के आधार पर समझ सकते हैं। आप जानते हैं कि हम जिस वायु का अंतःश्वसन अथवा उच्छ्वासन करते हैं वह गैसों का मिश्रण होती। अंतःश्वासित और उच्छ्वासित वायु में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशतता। अंतःश्वासित वायु में 21% ऑक्सीजन, उच्छ्वासित वायु में 16.4% ऑक्सीजन, फेफड़े 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि उच्छ्वासित में 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। मिश्रण वह गैसों का मिश्रण होती है करते हैं। क्या हम केवल कार्बन डाइऑक्साइड को उच्छ्वासित करते हैं अथवा उसके साथ गैसों के मिश्रण को भी उच्छ्वासित करते हैं। आपने यह भी देखा होगा कि अगर आप दर्पण के आगे उच्छ्वास छोड़ते हैं तो उसके सतह धुंधली दिखाई देती है। यह नमी के कारण है। जल के ये बिंदु कण कहाँ से आते हैं। अन्य जंतुओं में श्वसन। हाथी, शेर, गाय, बकरी, भेड़, मेढक, छिपकली, सर्प और पंछियों आदि जंतुओं के वक्ष गुहाओं में मनुष्यों की भांति फेफड़े होते हैं। जीव श्वसन कैसे करते हैं। क्या इनमें भी मनुष्यों के फेफड़े जैसे ही श्वसन अंग होते हैं। आइए इसका पता करते हैं। बुझो जानना चाहता है कि क्या काकरोच, तिलचट्टा, घोंघे, मछली, केंचुआ, चींटी और मच्छर में भी फेफड़े होते हैं। काकरोच के शरीर में पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अन्य कीड़ों के शरीर में भी इसी प्रकार के छिद्र होते हैं। ये छिद्र श्वास रंध्र कहलाते हैं। चित्र 10.9। कीटों में गैसों के विनियमन के लिए वायु नलियों का जाल बिछा होता है जो श्वास प्रणाली या वातक कहलाते हैं। ऑक्सीजन श्वास प्रणाली, श्वास प्रणाली तंत्र ये 10 चित्र में दिखाए गए
हैं। समृद्ध वायु श्वसन रंध्रों से श्वास नालों में जाकर शरीर के ऊतक में विसरित होती है और शरीर के प्रत्येक कोशिका में पहुंचती है। इसी प्रकार कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड श्वास नालों में आती है और श्वास रंध्रों से बाहर निकल जाती है। श्वास नाल अथवा श्वास प्रणालय केवल कीटों में ही पाए जाते हैं। जंतुओं के अन्य समूहों में ऐसी व्यवस्था नहीं पाई जाती है। केंचुआ कक्षा 6 के अध्याय 9 में आपने पढ़ा था कि केंचुआ अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं। केंचुए की त्वचा स्पर्श करने पर आर्द्र और श्लेष्मीय प्रतीत होती है। इसमें से गैसों का आवागमन आसानी से हो जाता है। यद्यपि मेढक में मनुष्यों की भांति फेफड़े होते हैं, तथापि वे अपनी त्वचा से भी श्वसन करते हैं, जो आर्द्र और श्लेष्मीय होती है। जल में श्वसन क्या हम जल में श्वसन कर सकते हैं तथा जीवित रह सकते हैं? ऐसे अनेक जीव हैं जो जल में रहते हैं। वे जल में श्वसन कैसे करते हैं? आपने कक्षा 6 में पढ़ा था कि मछलियों में क्लोम या गिल पाए जाते हैं। क्लोम जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करने में उनकी सहायता करते हैं। क्लोम त्वचा से बाहर की ओर निकले होते हैं। बुझो ने दूरदर्शन कार्यक्रम में देखा था कि व्हेल और डॉल्फिन अक्सर पानी की सतह पर ऊपर आ जाती हैं। कभी कभी ऊपर की ओर आते समय वे पानी की फुहार भी छोड़ती हैं। वे ऐसा क्यों करती हैं? ये क्लोम हो गया, मछली के बगल वाला मछली में श्वसन अंग है। आप सोच रहे होंगे कि क्लोम किस प्रकार का श्वास में सहायता करते हैं। क्लोम में रक्तवाहिनियों की संख्या अधिक होती है जो गैस विनिमय में सहायता करती है। चित्र 10.10 में मछली के श्वसन अंग दिखाए गए हैं। क्या पादप भी श्वसन करते हैं? अन्य जीवों की भांति पादप भी जीवित रहने के लिए श्वसन करते हैं, जैसा कि आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। ये वायु से ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त करते हैं। इनकी कोशिकाओं में भी ऑक्सीजन का उपयोग अन्य जीवों की भांति ही ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित करने के लिए किया जाता है। पादप में प्रत्येक अंग वायु से स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त कर सकता है। अध्याय 1 में आपने पढ़ा था कि पादप की पत्तियों में ऑक्सीजन। पहली जानना चाहती है कि क्या भूमिगत जल होते हुए भी पादप की जड़ें ऑक्सीजन ग्रहण करती हैं? यदि ऐसा है तो वे ऐसा किस प्रकार करती हैं? और कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के लिए सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो रंध्र कहलाते हैं। पादप की अन्य सभी कोशिकाओं की भांति ही मूल कोशिकाओं को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। मूल मृदा कणों के बीच के खाली स्थान वायु अवकाशों में उपस्थित वायु से ऑक्सीजन ले लेते हैं। चित्र 10.11। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यदि किसी गमले के पौधों में बहुत अधिक पानी डाल दिया जाए तो क्या होगा? इस अध्याय में आपने पढ़ा कि श्वसन एक महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रम है। सभी जीवों को अपनी जीवित रहने हेतु आवश्यक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए श्वसन करने की आवश्यकता होती है। ये मृदा के कण दिखाए गए हैं और वायु अवकाश मूल मृदा से वायु अवशोषित करते हैं। प्रमुख शब्द वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, श्वसन दर, कोशिकीय श्वसन, डायाफ्राम, उच्छ्वासन, क्लोम, फेफड़े, श्वासनली, अंतःश्वसन, श्वसन रंध्र और श्वास प्रणालय। आपने क्या सीखा? श्वसन सभी जीवों के जीवित रहने के लिए अनिवार्य है। यह जीवों द्वारा लिया गए भोजन से ऊर्जा को निर्मुक्त करता है। हम अंतःश्वसन द्वारा जो वायु शरीर के अंदर लेते हैं उसमें उपस्थित ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन के लिए किया जाता है। इस प्रक्रम में ऊर्जा निर्मुक्त होती है। ग्लूकोज का विखंडन जीवों की कोशिकाओं में होता है, जिसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। यदि भोजन ग्लूकोज ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा विखंडित होता है तो यह वायवीय श्वसन कहलाता है। यदि विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो श्वसन अवायवीय श्वसन कहलाता है। अत्यधिक व्यायाम करते समय जब हमारी पेशियां कोशिकाओं में ऑक्सीजन की आपूर्ति अपर्याप्त होती है तब भोजन का विखंडन अवायवीय श्वसन द्वारा होता है। सांस लेना श्वसन प्रक्रम का एक चरण है जिसमें जीव ऑक्सीजन समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध वायु को बाहर निकाल
है। गैसों के विनिमय के लिए विभिन्न जीवों में श्वसन अंग भिन्न होते हैं। अंतःश्वसन या निःश्वासन के समय हमारे फेफड़े विस्तारित होते हैं और उच्छ्वासन के साथ ये अपनी मूल अवस्था में आ जाते हैं। शारीरिक सक्रियता के बढ़ने पर श्वसन दर बढ़ जाती है। गाय, भैंस, कुत्ते और बिल्ली जैसे जीवों में श्वसन अंग और श्वसन प्रक्रम मानव के समान ही होते हैं। केंचुए में गैसों के विनिमय उसकी आर्द्र त्वचा के माध्यम से होता है। मछलियों में यह क्लोम से और कीटों में श्वसन प्रणालय से होता है। पादपों में मूल मृदा में उपस्थित वायु को ग्रहण करती हैं। पत्तियों में ये नन्हे छिद्र होते हैं जिन्हें छिद्र कहते हैं, जिनसे गैसों का विनिमय होता है। पादप कोशिकाओं में ग्लूकोज का विखंडन अन्य जीवों की तरह ही होता है। क्या आप जानते हैं हमारे लिए ऑक्सीजन अनिवार्य है, लेकिन जो जीव इसका उपयोग नहीं करते हैं उनके लिए ऑक्सीजन विषाक्त होती है। वास्तव में मानव एवं अन्य जीवों के लिए भी लंबे समय तक शुद्ध ऑक्सीजन में श्वसन करना हानिकारक हो सकता है।